गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूं और अगले आधे घंटे हम उन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए देश और दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें। आने वाले चुनावों को लेकर आज इलेक्शन कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक करेगा। दोनों के बीच ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोविड स्थिति का जायजा लेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात देखकर विधानसभा चुनाव को फिलहाल टालने की अपील की थी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की बात कही थी। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। देश के 18 राज्यों में संक्रमितों की संख्या 450 के पार पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में ओमाइक्रॉन का पहला संक्रमित मरीज मिला है। सिर्फ महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 31 ओमाइक्रॉन संक्रमित मिलने के बाद लोगों में डर का माहौल है। महाराष्ट्र में अब ओमाइक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 141 पहुंच गई है। इसके अलावा केरल में 19 नए ओमाइक्रॉन संक्रमित मिले हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आज रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पनबिजली योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मंडी में सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोपहर 12 बजे पीएम रेणुका जी बांध परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसे 6 राज्यों को एक साथ लाकर संभव बनाया गया। ये परियोजना दिल्ली की जलापूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करके दिल्ली को फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा पीएम यहाँ लुहरी पन बिजली परियोजना और धौला सिद्ध पन बिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में सीजीएसटी की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। रेड के दौरान पीयूष जैन के कन्नौज ठिकाने में एक तहखाने से नोटों से भरे भूरे और गोल्ड बिस्किट बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स की टीम नोटों की गिनती कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक घर में चल रही छापेमारी में अभी तक 88 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। गिनती अभी भी जारी है। नागालैंड में फायरिंग में मारे गए लोगों की घटना के बाद अब केंद्र सरकार यहां से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर विचार कर रही है। खबर है कि केंद्र सरकार इस मामले के लिए जल्द एक कमेटी भी बना सकती है। राज्य की विधानसभा ने इस बारे में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा था। उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड में ये कानून कई दशकों से लागू है। वहीं नागालैंड से अप्सपा हटाने की बात शुरू होने के बाद अब कांग्रेस जम्मू कश्मीर से अप्सपा हटाने की मांग कर रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं का कहना है, अगर नागालैंड से अप्सपा हटाया जा सकता है तो जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं। दिल्ली में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई है और बीजेपी और कैप्टन के इस गठबंधन में अकाली दल संयुक्त के सुखदेव सिंह ढींढसा के शामिल होने के संकेत हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी गठबंधन में बड़ी सहयोगी होगी। सूत्रों की माने तो कुल 117 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 70 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। दिल्ली में आज होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने झांसी में एक महिला मैराथन का आयोजन किया। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने झांसी में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें लोग मोदी मोदी और योगी योगी के नारे लगाते नजर आए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस रैली में महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया।
यूपी बीजेपी की तरफ से इस रैली का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के समर्थन में नारे लगाते देखा जा सकता है। आगरा के बिल्लोचपुरा लोहा मंडी में बने आरएसएस के कार्यालय पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कुछ लोगों ने यहां पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में कई आरएसएस कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोहा मंडी थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पथराव करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सूत्रों की माने तो विशेष समुदाय के कुछ अराजक तत्व कार्यालय के पास शराब पी रहे थे। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने लोगों को यहां शराब पीने से मना किया। इस पर असामाजिक तत्व भड़क गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इस मामले में 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपने एक वीडियो एल्बम के गाने को लेकर अभिनेत्री सनी लियोनी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं और गाने मधुबन को लेकर जारी विवाद के बीच संगीत एल्बम सारेगामा ने रविवार को एक बयान भी जारी किया। सारेगामा ने अपने बयान में कहा कि वो अपने गाने मधुबन के बोल और नाम को बदल देंगे। दरअसल इस गाने को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया था कि गाने के वीडियो ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। विवाद बढ़ने के बाद अब संत समाज भी सनी लियोनी के इस वीडियो एल्बम के खिलाफ खड़ा हो गया है। मथुरा में पुजारियों और संतों ने इस वीडियो एल्बम पर बैन लगाने की मांग की है। देश की राजधानी दिल्ली में कल हुई बारिश की वजह से राजधानी का पारा और ज्यादा गिर गया है। दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों में भी लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। केदारनाथ में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिस वजह से इन इलाकों के आसपास ठंड काफी बढ़ गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के नारकंडा में भी बर्फबारी होने की वजह से ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी के दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पन बिजली योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मंडी में सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। इस दौरान लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ ही इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसे 6 राज्यों को एक साथ लाकर संभव बनाया गया है। यह परियोजना दिल्ली की पानी की कमी को पूरा कर सकती है। और अब आपको बताते हैं कि रेणुका जी डैम परियोजना आखिर है क्या। हिमाचल के सिरमौर में ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये प्लान, इसके अलावा यमुना की सहायक गिरी नदी पर यह बांध बनाया गया है। यह डैम 148 मीटर ऊंचा रॉक फिल बांध है, यानी चट्टान को जोड़कर बनाया गया है। 49,800 हेक्टेयर मीटर पानी की क्षमता है इस डैम में। साथ ही साथ 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन मुमकिन है रेणुका जी डैम परियोजना के तहत। गिरी नदी के जो प्रवाह है, जो फ्लो है, उससे कई गुना इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर को जो पानी की दिक्कत होती है, जो हरियाणा के साथ हमेशा दिक्कतें पेश आती हैं, विवाद होता है, उससे निजात मिल पाएगी दिल्ली वालों को। 2008 में राष्ट्रीय परियोजना का इसे दर्जा मिला। तो कुल मिलाकर रेणुका जी डैम आने से बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। परियोजना के अनुबंध में 6 राज्य शामिल, यानी इस परियोजना को पूरा करने के लिए 6 अलग अलग राज्यों को एक साथ आना पड़ा, जमीनें साझा करनी पड़ी, जिसके बाद रेणुका जी डैम परियोजना पूरी हो पाई है। चलिए रुक करते इस वक्त की अगली बड़ी खबर का। भारतीय जनता पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दौरे करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आज लखनऊ, प्रतापगढ़ और सीतापुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी सुबह 10 से 11 बजे के बीच लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे वो प्रतापगढ़ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। 2 बजे योगी सीतापुर का दौरा करेंगे। इस दौरान योगी जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। तो यूपी में चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तीनों ही एक के बाद एक तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। यूपी के मुख्तलिफ अलग अलग इलाकों में दौरे कर रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर सियासत से जुड़ी है, लेकिन दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आज पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी नेताओं की बैठक होनी है, जिसमें पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई है। सूत्रों की माने तो पंजाब की 117 विधानसभा सीट में से बीजेपी 70 से 82 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। दिल्ली में आज होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स शामिल होंगे। तो पंजाब में भी चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है और इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बैठक करने वाले। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला हो सकता है। और अगली बड़ी खबर कानपुर से, जिस पर सभी की निगाहें हैं। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कन्नौज से गिरफ्तार किया है और फिलहाल पीयूष को कन्नौज में ही रखा गया है। कानपुर और कन्नौज में छापेमारी के दौरान पीयूष जैन के ठिकाने से कुल 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। अब पीयूष जैन को आज कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक घर में रविवार देर रात भी छापेमारी जारी है, जो आज भी जारी रहेगी। तो देखिए, कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ बीते 3 दिनों से लगातार इनकम टैक्स की रेड चल रही है और 257 करोड़ रुपए कैश तो मिला है, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, गोल्ड मिला है। कानपुर में छापेमारी के बाद अब जो आईटी की टीम है, इनकम टैक्स की जो टीम है, वो इस वक्त कन्नौज पहुंची हुई है पीयूष जैन के ठिकाने पर, जहां बीती रात से ही लगातार कैश की काउंटिंग चल रही है और अलग अलग तरीकों से जो आईटी विभाग है जांच पड़ताल कर रहा है। कन्नौज के घर में बेसमेंट में एक बक्सा मिला था, जिसमें बड़ी मात्रा में गोल्ड बिस्किट्स और कैश बरामद हुए हैं। और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हमयू कबीर एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला पुलिस को खुली धमकी देने का है। हुमायूं कबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हुमायूं कबीर पुलिस को खुली चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि अगर पुलिस टीएमसी की खिलाफत करने वालों की पैरवी करेगी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, तबादले भी होंगे। हुमायूं कबीर ने यह चेतावनी पार्टी नेताओं की एक बैठक के दौरान दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, टेबल पर पैर रखेंगे और फिर अपना रंग दिखाएंगे। हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि वो ऐसे मामले में प्रशासन की तब तक नहीं सुनेंगे जब तक उन्हें पार्टी से कोई निर्देश नहीं मिलेगा। জন্য প্রশাসনিক দায়ী থাকবে, কারণ আমি পরিষ্কার করে আজকে ওসিকে বলে যাব যে আমি বিধায়ক, আমি এখানে শেষ কথা বলবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত রাজ্য নেতৃত্ব যে কোনো ক্ষেত্রে আমাকে আলাদা করে ইনস্ট্রাকশন না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানকার কোনো লোকের এই সমস্ত অবাঞ্ছিত লোক যারা দল বিরোধী কাজ করেছে, যারা দলের প্রার্থীকে হারানোর চেষ্টা করেছে, তার প্রমাণ তো আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে। কাজে আমি প্রশাসনের কাছে কেন আপোষ করতে যাব? টার্জেনকে ওসি ফোন করেছিল, আমি টার্জেনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, ওসিকে বলা যে তোমাকে দালালি বন্ধ করতে বলছে, যদি ওসি থাকার ইচ্ছা থাকে ভরতপুরে, আর তা নাহলে 48 ঘন্টার মধ্যে তোমাকে বাধ্য করাবো এখান থেকে থানার সামনে গিয়ে বসবো, পায়ে টেবিলের উপরে পা দিয়ে, তখন বুঝতে পারবা হুমায়ুন কবির কি জিনিস। অটোমেটিক তুমি এখানে ছেড়ে চলে যাবে, বলবো যে আমি বেশ ভাটপাড়ায় ছিলাম, ভাটপাড়াতেই চলে যাবে। তো সেটা যেন আমাদের করতে বাধ্য না করায় কেউ, সোজা কথা। আমি কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করি না। আর এই 3 জন নেতা, বাকি যে কর্মী, যারা ভোটার, যারা অঞ্চল নেতৃত্ব, যারা তাদের হুইপে বাধ্য হয়েছিল, তাদের তো পুরো ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে কারোর জন্য আমাদের কোনো নিষেধ নাই, কারোর সঙ্গে আমাদের মিলামেশা। और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी है। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों में कोरोना के खतरे को लेकर चर्चा होगी। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात को देखते हुए विधानसभा चुनाव को फिलहाल टालने की अपील की थी। इसके अलावा कोर्ट ने टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जान है तो जहान है, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की बात कही है। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय बैठक करेगा चुनाव आयोग के साथ और आगे आने वाले चुनावों को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। इधर ओमाइक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया है। वैक्सीनेशन पर कहा कि देश एक्शन मोड में है। पीएम ने भरोसा दिलाया कि देश में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड की सुविधा है। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर देश भर को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन से घबराना नहीं है, बल्कि हमें सतर्क रहना है, लेकिन
सवाल है कि क्या हम सावधान हैं, कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं? सरकार अपनी तरफ से एक एक जिंदगी बचाने के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या जनता अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है? दिल्ली के 3 मार्केट से हमारी ये रियलिटी चेक रिपोर्ट देखिए, जिससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते ओमाइक्रॉन के केस को देखते हुए सबसे पहले केंद्र सरकार से बूस्टर डोज की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सरकारों के अलावा दिल्ली का बाजार व्यापार संघ भी मार्केट में बढ़ती भीड़ को कम करने को लेकर काफी सक्रिय है। इसीलिए 25 और 26 दिसंबर को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन क्या इन लोगों की कोशिशों के अलावा दिल्ली वाले भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं? ये सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सबसे पहले पहुंची सरोजनी नगर मार्केट में, और यहाँ हमारे कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया आप भी देखिए। प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखाई और यहाँ पर ऑड इवन नियम लागू किया, लेकिन उसके बावजूद देखिए, तस्वीर देखिए कि लोग किस तरीके से बेकाबू होते हुए भीड़ में तब्दील हो रहे हैं, और ये भीड़ जो है किस तरीके से संक्रमण के प्रसार में अपना सहयोग कर रही है। क्योंकि ये जो भीड़ है, इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, ये लोग जाने और अनजाने दोनों तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है, उस संक्रमण को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट का ये हाल देखने के बाद चिंता बढ़ना लाजमी था, लेकिन सवाल था कि क्या ये दिल्ली में एक अकेली मार्केट की तस्वीर थी या दूसरी मार्केट में भी यही लापरवाही है? तो जवाब जानने के लिए हम पहुंचे जनपद, और यहाँ हमें सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। इस वक्त जनपद मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको नजर आ रही है, और दुकानदार जरूर हैं जो बिना मास्क के आपको नजर आएंगे। देखिए, वो दुकानदार हैं जिनके पास काफी सारे ग्राहक पहुंचते हैं और वो खुद यहाँ बिना मास्क के मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार तो अपनी तरफ से पुख्ता कदम उठा रही है, लेकिन जो लोगों की लापरवाही है वो एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते नियमों में दावत दे रही है कि कोई अनहोनी हो। क्योंकि जिस तरीके से लोग मार्केटों में निकल रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है, वो अपने आप में साफ दर्शा रही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ये लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। कैमरामैन सुजीत के साथ मोहित ओम। और ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज की मांग जोर पकड़ती जा रही है। विशेषज्ञों से लेकर कई राजनीतिक दल तक जनता को बूस्टर डोज दिए जाने की मांग उठा चुके हैं, और अब तो प्रधानमंत्री भी बूस्टर डोज दिए जाने के ऐलान कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि बूस्टर डोज किसे लगेगा, कब से लगेगा, ये बूस्टर डोज होता क्या है, और क्या बूस्टर डोज को लेकर हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है? ये रिपोर्ट देखिए। 16 जनवरी 2021 भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। और 359 दिन बाद जाकर देश में बूस्टर डोज का आगाज। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को दिया गया राष्ट्र के नाम ये संबोधन सुनिए, क्योंकि इसी के बाद आपको मालूम चलेगा कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज सबसे पहले देश में किसे लगाई जाएगी और कब से लगाई जाएगी। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बूस्टर डोज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह प्रिकॉशन डोज के टर्म का प्रयोग किया। और ये प्रिकॉशन डोज देश में सबसे पहले उन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी जिन्होंने इस कोरोना संकट में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश के हर नागरिक का बहुमूल्य जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए सबसे पहले बारी इनकी ही आएगी, और इसकी तारीख होगी 10 जनवरी दिन सोमवार से, जिसमें सिर्फ यही लोग शामिल नहीं होंगे, बल्कि लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त मरीजों और बुजुर्गों को भी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। अब आपके लिए समझने वाली 2-3 बातें क्या हैं?
कोरोना से लड़ाई में बूस्टर डोज आखिर है क्या? बूस्टर या फिर प्रिकॉशन डोज लगाए जाने की नौबत क्यों आई? और बूस्टर डोज को लेकर हिंदुस्तान की तैयारी कितनी है? तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको हर सवाल का जवाब देंगे। पहला और दूसरा सवाल, बूस्टर डोज आखिर है क्या और इसकी नौबत क्यों आई? तो ये बात आप जानते ही हैं कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन देश के 19 राज्यों में अपनी पहुंच बना चुका है। संक्रमित करने की इसकी बुलेट रफ्तार ऐसी है कि कुछ ही दिनों में देश में इसके 450 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और वैक्सीन लगे 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, तो इन लोगों में ओमाइक्रॉन के खिलाफ मात्र 20 से 30% ही इम्यूनिटी पाई गई है। लेकिन अगर उन्हें बूस्टर डोज लगाई गई तो उनकी इम्यूनिटी 50 से 70% हो गई। इसलिए अब ऐसे लोगों को बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। बूस्टर डोज की बात हुई, आपने दोनों डोज शायद शुरुआत में ही ले ली थी जनवरी के दौरान। यस सर, दोनों डोज हमारी कंप्लीट है। ये बूस्टर डोज का सुनते ही हमें भी बहुत अच्छा लगा। जो हमारी सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा वो काफ़ी अच्छा हमको लगा। ये अच्छा है हमारे लिए बिकॉज हम लोग डायरेक्ट पेशेंट के साथ एक्सपोज होते हैं, तो हम लोग तो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ से। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग बूस्टर डोज लेंगे उसके। अब तीसरा और सबसे अहम सवाल की प्रिकॉशन डोज की मंजूरी तो सरकार ने दे दी, लेकिन क्या तीसरी डोज के लिए हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि तीसरी डोज उन्हें ही लगेगी जिन्हें कोरोना की दोनों खुराक यानी फुल डोज लग चुकी है, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन। और इससे जुड़ी देश में फिलहाल स्थिति ये है कि देश में 1 अरब 41 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। यानी बूस्टर डोज की शुरुआत देश के इसी 61% जनता से होगी। लेकिन अब बात आती है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास क्या पर्याप्त मात्रा में बूस्टर डोज है या फिर इसको लेकर उनकी तैयारी किस चरण में है? तो स्वदेशी कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर 15 दिसंबर को आवेदन जमा किया था। ये कोवैक्सीन के इंट्रानेजल टीके का क्लिनिकल ट्रायल है और इस बार ये बूस्टर यानी तीसरी खुराक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई ने फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट जमा कर दी है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविशील्ड के बूस्टर डोज को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को अपना डाटा सबमिट किया है और साथ ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से बूस्टर डोज के लिए अनुमति भी मांगी है। बूस्टर थर्ड डोज बहुत ज़रूरी है। ये सब जगह की स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आपके पास 2 डोज हैं तो दोबारा से वायरस आ सकता है, स्पेशली ओमिक्रॉन या ऐसा नए स्वरूप वाला वायरस, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ घट गई हैं या वैसी बनी नहीं है जैसा वायरस को रोका जा सके। इसलिए मेरे विचार से भारत सरकार और सारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है वर्क कर रहा है, बट मेरी अपनी ओपिनियन है कि बूस्टर तुरंत मिलना चाहिए। अगर हम लोग ओमिक्रॉन के जनवरी फरवरी की वेव के लिए तैयार रहना चाहते हैं, अभी से बूस्टर लगाना मेरे विचार से जरूरी है। अब चूंकि सरकार ने सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दे दी है, तो उम्मीद यही है कि प्रिकॉशन डोज को लेकर जो भी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा और तीसरी लहर की आशंका के बीच देश की आम जनता को बहुत जल्द बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स की भूमिका बेहद अहम है। हर पार्टी आधी आबादी को अपने पक्ष में करने को बेताब है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% है। जाहिर है वो चुनावी समीकरणों को बनाने बिगाड़ने की हैसियत रखती हैं। आज इस रिपोर्ट में हमने मुस्लिम महिलाओं के मन की बात जानने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि उनके मुद्दे क्या हैं। आखिर डबल इंजन की सरकार और विपक्ष पर मुस्लिम महिलाओं की राय क्या है, वो इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। ये जो हो रहा था रोड पर लड़कियों के साथ, वो बहुत जगह जगह पुलिस खड़ी रहने लगी, लेडीज पुलिस खड़ी रहने लगी। लड़के इस टाइम बहुत सेफ हैं। सरकारी अनाज भी मिला है, सभी कुछ मिल रहा है। ये नहीं कि हिंदुओं को मिल रहा है मुसलमानों को नहीं मिल रहा, दोनों को बराबर मिल रहा है। मुस्लिम महिला को बहुत अच्छा कर रखा है और कैंप उन्होंने सिलेंडर भी बांटे और आधार कार्ड बनवाए, इससे बहुत फायदा होता है।
ये वही राजनीतिक ताकत है जो बीजेपी को चुनावी समर में अजेय बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के मुरीद हर समुदाय में है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम महिलाएं। आज जो है जवान बच्चे भी कहीं भी जा सकती है, कोई ऐसी रोकथाम नहीं है। जब से मोदी जी उठे हैं ये उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं की हैं हमारी मुसलमान औरतों के लिए। सबके लिए सोच रहा है, वो एक सार काम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम उसके लिए सब एक नजर में है। राजनीतिक पंडित गफलत खा गए, भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई और लोकसभा चुनाव में 60% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देकर सबको चकित कर दिया। लेकिन अब लड़ाई लखनऊ की है, यहाँ मोदी के साथ योगी भी है। विधानसभा चुनाव का चेहरा अलग, मुद्दे अलग। हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी ने मेरठ में मुस्लिम महिलाओं से बात की और उनकी नब्ज टटोली। यूपी में 20% मुस्लिम हैं और 20% वोटरों को लुभाने के लिए सभी सियासी पार्टियों में घमासान भी मचा हुआ है। लेकिन बात करें मुस्लिम महिलाओं की तो आज टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मेरठ पहुंची है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो किसी भी नेता की हार या जीत पर खासी महत्व डालते हैं। इसीलिए आज हम मेरठ पहुंचे हैं। मेरठ की अलीबाग कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूँ और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जानेगी कि आखिरकार जो मुस्लिम मतदाता है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, खासकर वो क्या सोच रही हैं इस चुनाव में, उनके चुनावी मुद्दे क्या है, उनके मन की बात क्या है। नेताओं और उनकी नीतियों का असर सीधे घर के बजट से जुड़ता है और यही वजह है कि राजनीति से परे मानी जाने वाली महिलाएं पूछे जाने पर अपनी राय रखने से नहीं चूकती। मेरठ की मुस्लिम महिलाओं ने सरकार की योजनाओं की खुलकर तारीफ तो की, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी थे, खासकर एलपीजी गैस की कीमत को लेकर। सिलेंडर के फार्म भरे थे, हमारे पास सिलेंडर भी नहीं आया बिल्कुल भी। फार्म भर के भी यूँ कह दिया था कि भाई 1 महीने बाद आएगा। फिर हम दूसरे महीने में गए तो दूसरे महीने में भी यूँ कह दिया था तुम्हारा फार्म कैंसिल हो गया है। किराए पे रहते हैं हम, ना घर है ना मतलब सिलेंडर मिला में, ना ऐसी कोई बात है। 7-7.5 हज़ार रुपये का मैंने खुद ने कनेक्शन लिया था। अब मुझे ये पता नहीं है कि नेता क्या कर रहे हैं या सिलेंडर दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमने तो अपने पैसों से लिया था। एकदम ही 1000 का 950 का सिलेंडर आ रहा है। बताओ, वो पहले सरकारों में 400 450 बस इतना आता था। सरकार 2 बार अनाज दे रहे हैं पर सिलेंडर हर चीज पे महंगाई तो डबल हो रही है ना। एलपीजी गैस की कीमत एक ऐसा मुद्दा है जिससे महिला वोटरों का सीधा कनेक्शन है। इसके अलावा घर की तरक्की से जुड़े हर मसले उनके एजेंडे में होते हैं। लिहाजा वो रोजगार, महंगाई, मंदा कारोबार, बिजली का बढ़ता बिल और ऑनलाइन पढ़ाई में पूरी फीस की वसूली को लेकर परेशान दिखी। शिकायतों की फहरिस्त लंबी थी, कुछ परेशानियां केंद्र की नीतियों से और कुछ प्रदेश सरकार से। बिजली का बिल इतना आ रहा है क्या हमसे भरा नहीं जा रहा? हमसे भरा नहीं जा रहा। 300-250 रुपए हमारा आदमी कमाते हैं, हम उसमें अपना घर चलाएं या दवाई खरीदें या अपना घर चलाएं, बिजली का बिल भरें, राशन लें, क्या लेंगे उसमें? ये महंगाई सस्ताई हो जावे तो कुछ भी वो नहीं है। तेल इतना महंगा, चलो हमने माने राशन फ्री दे रही है एक दफे में, पर सिलेंडर इतना महंगा, तेल इतना महंगा, हर चीज महंगाई है, तो क्या सस्ताई है? कुछ नहीं है। कारोबार भी है और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। देखो किराए के मकान में रहते हैं, सब कहाँ से बढ़ जाएगा इंसान। और बल्कि इंसान तो परेशानी टेंशनों में इस टाइम, और कौन सही भी नहीं इस टाइम। महिला कहाँ बढ़ेंगी बताओ? हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे भाई, सारा फ्यूचर बच्चों का खराब हो चुका है। पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो अपने बच्चों को यूं नहीं पढ़ा पा रहे थे। आज के वक्त में लोगों के पास पैसे है लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। भाई गवर्नमेंट कॉलेज है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? महंगाई और घर के बजट से बाहर निकले तो महिलाओं के लिए सुरक्षा अहम मुद्दा रहा है। सरकारें महिला सुरक्षा की कसौटी पर परखी जाती रही है, लेकिन मेरठ की मुस्लिम महिलाओं ने इस मुद्दे पर योगी सरकार की पीठ खूब थपथपाई। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं की हैं हमारी मुसलमान औरतों के लिए। पहले उन्होंने 1,000 रुपये महीने फीस भी निकलवाई गई, सरकारी पैसा आएंगे। और फिर क्या नाम है, इन्होंने मुसलमान क्या हिंदू क्या सबके लिए एक ही स्कीम बना दी है कि सब कैसे जाएंगी, और इतनी सुविधा करी है लेडीज़ मुसलमानों के लिए। सब लड़की सहूलियत से जाती हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती, बिना घबराहट के जाती हैं। पहले घबराती थी कि जवान लड़की बाहर नहीं जा सकती, बाहर नहीं निकल सकती, अब वो बेधड़क जा सकती है, कोई कुछ नहीं कहता उन्हें। गर्ल्स की प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कॉलेज गर्ल्स को बहुत सेफ्टी मिली है
कोई मतलब ये जो हो रहा था रोड पर लड़कियों के साथ, वो बहुत जगह जगह पुलिस खड़ी रहने लगी, लेडीज पुलिस खड़ी रहने लगी। लड़के इस टाइम बहुत सेफ हैं। जो है जवान बच्ची भी कहीं भी जा सकती है, कोई ऐसी रोकथाम नहीं है। जब से मोदी जी उठे हैं ये, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा। लेडीज भी कई बजे जाओ, कई बजे आओ, रात को आ जाओ, वो आ जाओ, कोई किसी को नहीं कुछ छेड़ते। मेरठ की मुस्लिम महिलाओं की राय स्पष्ट है। वो वोट धर्म की चाशनी में लपेटे गए चुनावी वादों पर नहीं, बल्कि असल मुद्दों पर देंगी। उन मुद्दों पर जिससे उनकी जिंदगी पर असर पड़ता है, और जो उनकी परेशानी हल करेगा, वोट उसी के खाते में जाएगा। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में हवा का रुख औरतों की तरफ मुड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने दिलचस्प नारे से चुनावी लीड लेने की कोशिश की है। लेकिन अब हर राजनीतिक दल आधी आबादी को अपने खेमे में लाने की जुगत में जुटा हुआ है। हर्षा चंदवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चुनावों से पहले हर राजनीतिक दल इस आधी आबादी को रिझाने में लगा, क्योंकि जीत और हार का फैसला करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। अब देखिए फटाफट अंदाज में और तमाम बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। मोदी यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आज चुनाव आयोग की अहम बैठक है। आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना के खतरे को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। एसबीआई बैंक के पास तैनात सीआरपीएफ जवानों पर यह हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। नागालैंड में फायरिंग में मारे गए लोगों की घटना के बाद अब केंद्र सरकार यहां से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर विचार कर रही है। खबर है कि केंद्र सरकार इस मामले के लिए जल्द एक कमेटी भी बना सकती है। यूपी के जालौन में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अखिलेश ये सपना देख रहे हैं कि वो सत्ता में आए और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर अड़ंगा लगा दें, राम मंदिर को बनने से रोक दें। गृह मंत्री अमित शाह ने कासगंज में भी एक रैली को संबोधित किया। अमित शाह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पर एक साथ बरसे। शाह ने एसपी बीएसपी पर जातिवादी और परिवारवादी राजनीति का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने झांसी में महिला मैराथन का आयोजन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जब रैली को संबोधित कर रही थी तो लोगों का मोदी मोदी के नारे लगाते वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ, प्रतापगढ़ और सीतापुर का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कन्नौज से गिरफ्तार किया है। कानपुर और कन्नौज में छापेमारी के दौरान पीयूष जैन के ठिकानों से कुल 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। अब पीयूष जैन को आज कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगरा के बिलोचपुरा लोहा मंडी में बने आरएसएस के कार्यालय पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इस पथराव में कई आरएसएस कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। झारखंड के गिरिडीह में वैक्सीनेशन टीम के साथ मारपीट हुई है। टीकाकरण के विरोध में ग्रामीणों ने लाठी डंडों से इनकी पिटाई की। स्वास्थ्य कर्मी इलाके में जागरूकता अभियान चला रहे थे। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है।
देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। हिमाचल में पहला केस सामने आया है। महाराष्ट्र में 31 नए केस मिले हैं। देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। देश में ओमाइक्रॉन संक्रमितों की संख्या 450 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली एनसीआर में कल हुई बारिश की वजह से पारा और ज्यादा गिर गया है। दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों में भी लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिस वजह से इन इलाकों के आसपास ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी बर्फबारी होने की वजह से ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन।